हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप सबको बताया था कि अब हम क्लासिफिकेशन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, स्पेशली फॉर डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। पर ये सब्जेक्ट्स और भी बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज़ में होते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो विदाउट वेस्ट द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू PCI न्यू सिलेबस ऑफ फार्माकोलॉजी थ्योरी, इसमें चैप्टर 1 या यूनिट 1 देखेंगे क्या क्या हमने पढ़ना है। तो इसमें यूनिट 1 हमारी जनरल फार्माकोलॉजी, और इसमें हमने करना है फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, then various route of drug administration, advantages and disadvantages, drug absorption, definition, type, factors affecting drug absorption, then bioavailability and the factors affecting bioavailability, then drug distribution, definition, factor affecting drug distribution, then biotransformation of drugs, definition, type of biotransformation reactions, factors influencing drug metabolism। उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, डेफिनेशंस, रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, देन लास्ट इसमें करना है हमने जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसमें कि हमने कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं करनी है। बट अगर आप चाहते हो कि ये सारे टॉपिक्स भी मैं आपको क्लियर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब देखते हैं यूनिट सेकंड, जो कि है हमारी ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें सबसे पहले है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, देन डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ए कोलिनर्जिक ड्रग, बी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, सी एडिनर्जिक ड्रग्स, डी एंटी एडिनर्जिक ड्रग, ई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, then F drugs used in myasthenia gravis, then G local anesthetic agents, then H non-steroidal anti-inflammatory drugs, और इसे NSAIDs भी कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सेकेंड यूनिट से ही स्टार्ट करूँगी, इसके फर्स्ट टॉपिक से ही, क्योंकि फ्रेंड्स यूनिट के टॉपिक आपस में लिंक कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। और अगर आपको बेस ही क्लियर नहीं होगा, या ये कहिए कि आपको फर्स्ट टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा, तो उससे लिंक नेक्स्ट टॉपिक को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड के फर्स्ट टॉपिक से। और फ्रेंड्स, बाकी का सिलेबस जो है मैं यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि ये न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन होता क्या है, और अगर आप में से किसी को भी पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। ये जो न्यूरोह्यूमरल वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट न्यूरो प्लस ह्यूमरल, ठीक है। न्यूरो का मतलब है नर्व एंड न्यूरॉन, एंड ह्यूमरल का मतलब है केमिकल मैसेंजर। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उनका काम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में सिग्नल और इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, और इसके ज़रिए वो एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह तक ले जाते हैं। मानिए A और B है, ठीक है, ये A है और ये B है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो A से B तक जा रही है। A जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन B तक भेज रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे सिग्नल्स और इम्पल्स के ज़रिए जा रही है, और ये A और B जो हैं ये हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, और इन्हें नर्व्स भी कहते हैं। तो नर्व्स और न्यूरॉन्स, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये नर्व्स न्यूरॉन्स वो हैं जो कि मैसेज को या सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ह्यूमरल वर्ड का मतलब क्या है। इसका मतलब है केमिकल मैसेंजर, ठीक है, कि मैसेज जो है वो केमिकल के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक।
और ट्रांसमिशन का मतलब है ट्रांसफ़र करना। तो अगर हम ओवरऑल पूरे का मतलब निकालें तो निकल कर आता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी मैसेज या सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है, या हम सिंपल कह सकते हैं कि मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने की फिनोमिनन को ही न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन कहते हैं। देखो बेटा, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जो ये मैसेज या सिग्नल होते हैं ये केमिकल के फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैंने किसी बहुत गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ से जो मैसेज या इम्पल्स, ठीक है, या सिग्नल कहें, वो हमारे ब्रेन तक जाएगा, वो भी इन केमिकल के ज़रिए, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक और दूसरे से तीसरे तक और फिर ऐसे करते हुए ब्रेन तक मैसेज जाता है और फिर ब्रेन फिर से मैसेज भेजता है हमारे हैंड तक, जिससे कि हमारे हैंड की फटाफट मूवमेंट होती है और हम अपने हैंड को वहाँ से गर्म ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं, ठीक है। तो अब गाइस, जब ये मैसेज पहले हमारे हैंड से CNS तक मतलब ब्रेन तक गया तो ये हमारी होती है सेंसरी नर्व्स, ठीक है, और इन्हें हम एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, ठीक है। ए लेटर से स्टार्ट होता है, एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। और जब ये मैसेज हमारे ब्रेन से हैंड तक आया, वापस आया, ठीक है, तो ये वाला जो मैसेज होते हैं या ये वाले जो मैसेज जो न्यूरॉन्स मैसेज कैरी करते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम या उन नर्व्स को हम मोटर नर्व्स कहते हैं। और इसको हम इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, जो कि ई से स्टार्ट होता है, EFFERENT, इफरेंट नर्व्स। आई होप गाइस इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम डायग्रामेटिक समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन है और ये हमारा सेकंड न्यूरॉन है। तो फर्स्ट वाले को हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन या फिर प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, और सेकंड वाले को कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन या पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। और जब मैसेज हमारा दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होता है तब फिर से ये सेकंड वाला हमारा प्री सिनेप्टिक और थर्ड वाला पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो जाता है। और इसके बीच का जो गैप होता है जहाँ ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, बीच में जंक्शन होता है, तो मतलब कि इनके बीच का जो एरिया है उसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो केमिकल होते हैं वो न्यूरॉन के टर्मिनल में स्टोर रहते हैं। जो ये जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है, या फिर गैंग्लिया भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड डायग्राम को, जिसमें कि एन टर्मिनल बनाया हुआ है, ठीक है, न्यूरॉन का। इसमें जो केमिकल या मैसेज होता है ये वेसिकल के फॉर्म में जो है स्टोर होता है और इनको ही हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है जिस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओके बेटा, अब आपको ये डायग्राम भी क्लियर हो गए होंगे। तो अब क्वेश्चन बनते हैं कि मैसेज जनरेट कैसे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे स्टेप में। तो अब हम करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। फर्स्ट इसमें है इम्पल्स कंडक्टेंस, सेकंड ट्रांसमीटर रिलीज, थर्ड ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, देन फोर्थ पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, देन फिफ्थ टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको सारा शॉर्ट में समझा देती हूँ इन जो स्टेप्स में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा इम्पल्स कंडक्टेंस। इसमें हम देखेंगे कि इम्पल्स जनरेट कैसे होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड स्टेप ट्रांसमीटर रिलीज़। और अब जब इम्पल्स बन गई तो वो आगे सेंड कैसे होगी, तो वो हमारा हो जाएगा सेकंड स्टेप, ठीक। और अब जब मैसेज आगे पहुंच गया, मतलब कि प्री से पोस्ट में चला गया,
तो अब वहाँ जाकर उसने क्या एक्शन किया ये हम देखेंगे थर्ड स्टेप में, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन्स। फिर हमारा आता है फोर्थ स्टेप, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। यानी अब हमारा जो सामने वाला है वो मैसेज का क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे कि वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है या फिर मैसेज को वहीं स्टॉप कर रहा है। तो लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। अब सिंपल सी बात है, अब अगर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है तो उसका एंड भी होना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो भाई हमारी बॉडी तो एक ही काम करती रह जाएगी। तो लास्ट में जो न्यूरोट्रांसमीटर आया था, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था एक्शन, वो जो है उसका एक्शन ख़त्म हो जाता है और हमारी बॉडी ऑटोमेटिक ही उसको टर्मिनेट कर देती है। तो ये हमारे लास्ट स्टेप में है। तो ये हमारे सिंपल स्टेप्स होते हैं। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। पहला हमारा आता है फर्स्ट इम्पल्स कंडक्टेंस। तो हमारा यहाँ सिंपल सा काम क्या हो रहा है कि इम्पल्स हमारी जनरेट हो रही है, ठीक है, या यूँ कहें कि ये हमारा एक्शन पोटेंशियल के ज़रिए जनरेट होता है। देखिए ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, आप समझो जो मैसेज होता है वो हमारा करंट के ज़रिए पास होता है, ठीक है, या ट्रांसफ़र होता है। ये वो हाई वोल्टेज वाला करंट नहीं होता, माइनर सा करंट होता है जिसका हमें खुद भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये तो आपने सुना ही होगा, जो स्टोर होती है हमारे मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। मान लो अभी हमारी बॉडी में कोई इम्पल्स जनरेट नहीं हुई है, तो उस टाइम न्यूरॉन जो है वो हमारे रेस्टिंग स्टेज में है, तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इसकी वैल्यू -70 MV होती है। शॉर्ट में इसे RMP भी लिखते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने एक वर्ड और सुना होगा, सोडियम पोटाशियम पंप। तो आज आप समझ जाएंगे कि ये पंप क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है। अब आप इस डायग्राम में समझो कि ये हमारा प्री न्यूरॉन है और ये पोस्ट। तो हमने इसका इतना सा हिस्सा जो है, इतना सा पार्ट जो है कट कर लिया, ठीक है, उठा लिया। अब ये मेम्ब्रेन के बाहर का पार्ट होगा और ये अंदर का, मतलब कि जो बाहर वाला पार्ट है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर और जो अंदर का पार्ट है वो हमारा इंट्रासेलुलर कहलाता है। तो मान लो ये हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये हमारा इंट्रासेलुलर पार्ट है और ये हमारे लगे हुए हैं पंप, ये सोडियम पंप और ये वाला पोटाशियम पंप। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप और सोडियम पोटाशियम चैनल, एक ही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं एक रेस्ट कंडीशन की, जब कुछ भी काम नहीं हो रहा हो और उस टाइम क्या होता है, जो पॉजिटिव साइंस होते हैं या आयंस होते हैं ये हमारे ऊपर की ओर के होते हैं और हमें पहले से पता होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये वाले जो पॉजिटिव आयंस हैं हमारे बाहर की साइड ज़्यादा हैं रेस्ट कंडीशन में और नेगेटिव आयंस अंदर की तरफ ज़्यादा हैं, ठीक। तो इसी कारण से हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड है, ठीक है। इस कंडीशन को हम पोलराइज्ड कंडीशन कहते हैं, मतलब कि चार्ज आयन है पहले से ही जनरेट हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव एंड अंदर की तरफ नेगेटिव। तो ये हमारी कंडीशन है पोलराइज्ड कंडीशन और ये अब हमारी नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। अब मान लो आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, तो अब जो स्टिमुलेशन है स्टार्ट हुई, तो जैसे ही ये हमारी प्री न्यूरॉन के पास पहुंचेगी तो अब क्या होगा, जो न्यूरॉन की एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी और इससे पहले वो काम क्या करेगी कि वो उस टाइम आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको इंक्रीज़ करने लगती है, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी उसको इंक्रीज़ करने लगती है और जब ये लेवल हमारा -70 MV से -55 MV तक आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वैल्यू।
और इस वर्ड को याद रखना, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है -55 MV। तो अब बात करते हैं कि जब रेस्टिंग पोजीशन थी, ठीक है, उस टाइम हमारे जो पंप थे सोडियम और पोटाशियम, ये दोनों पंप ही जो हैं बंद थे। पर जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वैल्यू जो है जनरेट हुई, उस टाइम हमारा जो सोडियम पंप है वो ओपन हो जाएगा और इसी को हम आयन चैनल भी कहते हैं और लिगेंड गेटेड आयन चैनल भी कहते हैं। और जब ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा तब ये सोडियम आयन जो हैं वो हमारे इनसाइड द सेल जाने लगते हैं। ठीक है, मतलब इन्फ्लक्स ऑफ सेल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो कोई भी इन्फ्लक्स मतलब जो होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो सेल के अंदर या किसी चीज़ के अंदर जो है वो जा रहा है। ठीक है, और आउटफ्लक्स मतलब कि वो जो है अंदर से बाहर आ रहा होता है, उस कंडीशन को हम आउटफ्लक्स बोलते हैं। और अब जब ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा तो हमारे जो बाहर वाले पॉजिटिव आयन हैं वो अंदर चले जाएंगे। ठीक है, सोडियम आयंस अंदर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस दौरान क्या होगा, हमारे जो सोडियम आयंस हैं वो हमारे मतलब कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो हमारे इनर साइड जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो उसी के थ्रू जो है वो बाहर जाएंगे, वो कम क्वांटिटी में बाहर जाएंगे। ठीक है, तो जो है प्रोसेस है ऐसे चलेगी। ठीक है, तो जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो हमारे अंदर ज़्यादा हो जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस है वो हमारे बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसके बाद अब भी जो पोटेंशियल वैल्यू है वो बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते वो जब तक +20 या 30 तक, ठीक है, पहुंच जाएगी तब तक वो बढ़ती रहेगी। और जब +20 या +30 तक उसकी वैल्यू नहीं हो जाती तब तक वो बढ़ती है और उसके बाद जो हमारा दूसरा चैनल जो है पोटाशियम वाला भी ओपन हो जाएगा। और अब क्या होगा, अब जो अंदर सोडियम आयन ज़्यादा थे, ठीक है, पॉजिटिव आयन जो अंदर ज़्यादा थे वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो जो सोडियम वाले थे वो हमारे इनसाइड द सेल आ रहे हैं और जो पोटाशियम वाले हैं वो हमारे आउटर द सेल हो रहे हैं। ठीक है, बाहर वाले साइड चले जाएंगे। तो ऐसे ही होता रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे जो रीपोलराइजेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, अब जो पोटेशियम आयंस थे मतलब कि पोटेशियम इनसाइड सेल ज़्यादा हो गए थे, अब वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो आउटसाइड द सेल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोबारा से वही कंडीशन आ जाएगी कि हमारा जो पॉजिटिव आयंस है वो बाहर हो जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस है वो हमारे इनसाइड द सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। अब ये कंडीशन जो है वो बिल्कुल हमारे पहले जैसे ही कंडीशन हो जाती है। इसके बाद जो है हमारी इम्पल्स वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, और जो हमारी पोटेंशियल थी वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। तो ये दोनों ही जो प्रोसेस हैं डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, इन दोनों को मिलाकर ही हमारी बनती है एक्शन पोटेंशियल। ठीक, और इसी तरह हमारी एक इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाती है। तो ये सारा जो काम है बेटा वो 1 सेकेंड में 1000 टाइम्स होता है। अब मैं आपको फ्लो चार्ट के ज़रिए थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या था, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी जो कि हमारी -70 MV थी। ये जो थी हमारी रेस्टिंग कंडीशन थी। इस टाइम हमें कोई भी स्टिमुलाई जो है स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, या यूँ कहे कि कोई भी मैसेज, कोई भी एक्शन जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, हमने किसी भी चीज़ को टच नहीं किया था या कोई भी एक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद जब हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को, गर्म ऑब्जेक्ट को हमने टच कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद तुरंत बाद क्या होगा, जो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी वो बढ़कर -55 MV तक हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। देन उसके बाद जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हमारी जनरेट हो जाती है, तुरंत क्या होता है, हमारा सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम चैनल ओपन के बाद इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, मतलब कि जो हमारे सोडियम आयंस थे वो हमारे इनसाइड द सेल एंटर करने लग जाते हैं। देन उसके बाद जो कंडीशन होती है वो होती है डीपोलराइजेशन। ठीक है, मतलब कि जो पॉजिटिव आयन बाहर थे वो हमारे इनसाइड हो जाते हैं और जो
इनसाइड नेगेटिव आयंस ज़्यादा थे वो हमारे आउटर साइड हो जाते हैं। देन इसके दौरान भी जो हमारी पोटेंशियल है वो बढ़ती जाती है और जब उसकी वैल्यू +20 या 30 MV हो जाती है तब जो हमारा सेकंड चैनल है, पोटाशियम चैनल है, वो भी ओपन हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, आउटफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस। देन इसमें जो अंदर के पोटाशियम आयंस हैं, ठीक है, इनसाइड मतलब कि पोटाशियम आयंस पॉजिटिव आयंस जो ज़्यादा हो गए थे अब वो दोबारा बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयंस जो है वो दोबारा आउटर द सेल जाएंगे। ठीक है, आउटफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन मतलब कि जो सेल है के बाहर जाना स्टार्ट हो जाती हैं। देन ये जो कंडीशन होती है हमारी रीपोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि पहले वाली जो पोलराइजेशन कंडीशन थी सेम वैसे ही हमारी कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी अब तक बढ़ रही थी, ठीक है, वो क्या करेगी, वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि अपनी सेम पोजीशन पे आना स्टार्ट हो जाएगी। जो -70 MV थी धीरे 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 करके वो -70 MV तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और इस दौरान जो है इसके बाद जो है हमारी एक नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 1 इम्पल्स कंडक्टेंस। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो है एक इम्पल्स जो है जनरेट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेप सेकंड। तो सेकंड स्टेप था हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। ठीक है, तो अब जो हमारे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन थी, ठीक है, और जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है वो दोनों ही फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो जो है वो फ्यूज़ हो जाएगी। ये सब पहले वाले प्रोसेस के चलते ही जो है होता है कि उसके कारण जो है जो हमारी न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो कमज़ोर होने लग जाती है। ठीक है, और उसके कारण जो कैल्शियम आयंस बाहर के साइड जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे एंटर करने लग जाते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन से इनसाइड द सेल एंटर करने लग जाते हैं। एंड जैसे ही कैल्शियम आयंस अंदर एंटर करने लग जाते हैं देन यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब जो हमारी वेसिकल है उसकी जो आउटर लेयर है वो भी ब्रस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, टूटनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण जो हम न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है और जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है वो दोनों आपस में फ्यूज़ होके, ठीक है, जो उसके अंदर वेसिकल के अंदर जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर था वो हमारा रिलीज़ हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड स्टेप में। ठीक है, अब आता है इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप था हमारा ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो अब जब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो वो क्या करेगा, अब अपने रिसेप्टर्स को ढूंढेगा। ठीक है, कि कहाँ पर उसने बाइंड करना है वो रिसेप्टर्स को ढूंढता है। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारा पोस्ट न्यूरॉन है, ठीक है, जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसके अपर जो लेयर होती है यहाँ पे रिसेप्टर्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग शेप्स के रिसेप्टर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अपने रिसेप्टर को ढूंढता है जिस पे जाके वो बाइंड कर सके। इसके बाद आता है हमारा स्टेप फोर्थ जो कि है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, जब न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिसेप्टर्स पर बाइंड कर जाते हैं तो इसके बाद ये कोई एक एक्शन दिखाएगा। ठीक है, या तो एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी जो है कंडीशंस दिखाते हैं। एक्साइटेटरी मीन्स होता है कि उसके काम को जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके जो एक्शन है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा, फास्ट कर देगा। ठीक है, और जो इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी का मीन्स क्या है कि उसके काम को रोक देगा, उसके एक्शन को जो है वो रोक देगा। और ऐसे ही हमारी कोई भी मेडिसिन है जो इन रिसेप्टर्स पर बाइंड करती है तो वो इनमें से ही कोई एक जो है एक्शन दिखाती है, या तो वो इनहिबिटरी एक्शन दिखाएगी या फिर वो एक्साइटेटरी एक्शन दिखाएगी। ठीक है, और जो इनहिबिटरी केस में बेटा हमारे जो है वो हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब आता है हमारा फिफ्थ स्टेप जो कि है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। लास्ट इसमें क्या होता है, अब हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसका सारा काम हो गया। ठीक है,
अब ये क्या करेगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है और या फिर ये जो है मेडिसिन्स के द्वारा किए भी जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक ये कैसे टर्मिनेट होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके लिए वहाँ हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कोलिन एस्ट्रेज, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसके एक्शन को ख़त्म करेगा और इसके एक्शन को कैसे ख़त्म करेगा, ये इसके साथ बाइंड होकर इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिससे कि ये जो एसिटाइल कोलिन अपना एक्शन नहीं दिखाएगा, ऐसे ही इस एक्शन का जो है वो टर्मिनेशन हो जाता है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो इस यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।